न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज जो आप ये पॉडकास्ट देखेंगे या ये जो चंक देखेंगे, इसके बाद आपको पूरे वॉर जोन का अपडेट मिल जाएगा। ख़ास तौर पर किस किस को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं वो बता दें। शुरुआत इजराइल से होगी। इजराइल, ईरान, अमेरिका, क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है और दिमाग से ज़्यादा ज़मीन पर क्या कुछ चल रहा है, यानी वॉर जोन का पूरा अपडेट हम आपको देंगे। इसके अलावा चर्चा इस बात पर भी होगी कि रूस और यूक्रेन में किस तरह की स्थितियाँ हैं। बहुत सारे अपडेट वहाँ पर आ रहे हैं। हमला किया गया, मेरा ख्याल है सूमी शहर पर भी हमला कर दिया गया। लेकिन शुरुआत दरअसल इजराइल से करेंगे। और उससे पहले भी छोटी सी किस्सा गोई हो जाए ज़रा। फिल्म शोले आपको याद होगी। फिल्म शोले में एक गाना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और आपने देखा होगा, धर्मेंद्र हैं, अमिताभ बच्चन हैं, किशोर कुमार मन्ना डे की आवाज़ है। उसमें एक पिक्चराइजेशन आपने देखा होगा, गाड़ी और गाड़ी में ट्रॉली लगी होती है, फिर वो ट्रॉली बीच में टूट जाती है, मतलब अलग हो जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। बाद में आकर वो ट्रॉली फिर जुड़ जाती है। लेकिन वॉर जोन और ख़ास तौर पर अमेरिका जब हो तो उसकी ट्रॉली, चूँकि गाड़ी अमेरिका चला रहा होता है, वो किससे अपनी ट्रॉली को जोड़ेगा, ये अमेरिका के ऊपर होता है। क्या इजराइल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापति और चर्चा हम इसी को लेकर शुरू करेंगे। इजराइल के साथ जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, ओवल हाउस में हुआ, हो सकता है नेतन्याहू का मन कर रहा हो वो ज़ख्मी दिल के गाने सुने, पर उन तक लिरिक्स ना पहुंच पा रही हो। तो आज पूरे वर्ल्ड का अपडेट हम शुरू करेंगे वॉर जोन का ख़ास तौर पर। लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे? इजराइल से। चलिए अब विदेश को और करीब से समझेंगे, ख़ास तौर पे वॉर जोन। अंकुर त्यागी सर हमारे साथ आ चुके हैं और सर के साथ ही हम ये सारे वॉर जोन के अपडेट को लेकर। लेकिन सबसे पहला एंगल जो हमारा होगा, ईरान, इजराइल और अमेरिका, बड़े तेज़ी से बदलते घटनाक्रम, बड़ी तेज़ी से बदलती दोस्ती, इन सब के बीच सर सबसे पहले तो वहाँ का अपडेट क्या कुछ मिल रहा है? अच्छा ललित, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि दुनिया में आप लड़ाई करवाना चाहते हैं? चारों तरफ लड़ाई, मतलब कि कतई नहीं है, शांति की बात नहीं, कोई प्यार मोहब्बत की, घूमना फिरना कुछ नहीं, सिर्फ लड़ाई चाहते हैं आप? नहीं। बेसिकली देखिए, जो इस वक्त मौजू है पूरी दुनिया का, वो लड़ाई का ही है। हाँ, चाहे वो टेरिफ वॉर हो, वो भी एक लड़ाई है, और चाहे वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो, या फिर ईरान और अमेरिका के बीच में जो तल्खी है, वो एक लड़ाई में तब्दील हो सकती है। हमास और इजराइल की लड़ाई पूरी दुनिया देख ही चुकी है। और कभी कभी चीन भी धमकी देता है ताइवान को कि देखो, तुम्हारे F-16 जो है उनको मैं अपने J-16 से, J-22 से ट्रैक कर सकता हूँ। तो ये पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो ऐसा ही वार जोन ही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका की। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच में काफ़ी दिलचस्प बातचीत हो रही है, और हो सकता है कि शायद मामला बन भी जाए और बिगड़ भी जाए, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत है वो इनडायरेक्ट है। बीच में उसमें एक बिचौलिया है, और बिचौलिया कौन है? ओमान। ठीक। तो ओमान में ये बातचीत हुई, कल बातचीत हुई। ओमान में बातचीत होने के बाद अमेरिका ने कहा कि आपके जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम है, यानी कि जो आप यूरेनियम का संवर्धन कर रहे हैं परमाणु बम बनाने के लिए, हम उस पर बातचीत करेंगे। ईरान का कहना ये था कल भी बातचीत में कि यूरेनियम के अलावा बाकी चीज़ों पे भी बात कर लें, क्योंकि ईरान पे इस समय ज़्यादा सैंक्शंस हैं, आर्थिक प्रतिबंध हैं, तो उन आर्थिक प्रतिबंधों पे भी बात कर लें। तो अमेरिका ने उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने साफ साफ कहा कि जो बातचीत होगी अब 19 तारीख को, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ परमाणु रिएक्टर्स का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह शांति प्रयासों के लिए हो, साथ ही जो उनकी स्क्रूटनी है वो पूरी दुनिया के लिए खोली जाए, अगर इस चीज़ को ऐसे लेना है। और नहीं तो ट्रंप धमकी दे चुके हैं 2-3 बार कि अगर आपने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो हम आपके ऊपर बम डालेंगे। ठीक। अब ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास भी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी रडार है जिस पे F-35 आपके दिखाई दे जाएंगे, हमारे पास भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें हम GPS लॉक कर देंगे, आपके विमान आएंगे ईरान में तो रास्ता भटक जाएंगे, ये ईरान ने दावा किया है। और आपकी इतनी टेक्नोलॉजी का उतनी बड़ी हैसियत नहीं है, ईरान दावा करता है, जो आप हमें बार बार धमकी दें। तो ये अपडेट है ईरान और अमेरिका की बातचीत का। अगली जो बातचीत है 19 तारीख को, वो ओमान में नहीं होगी। अमेरिका ने कहा है कि वो किसी वेस्टर्न कंट्री में होगी, और उस कंट्री का नाम क्या है उस पर अपडेट नहीं आया है। बट लेट्स सी,
हमें ईरान के विदेश मंत्री और अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी, अब देखते हैं 19 तारीख को ये बातचीत कहाँ होती है। अब इसका तबसरा ये है कि अगर बातचीत से मसला सुलझ जाए तो उससे बेहतर बात नहीं होगी, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा फिर एक और मिडिल ईस्ट में एक और लड़ाई शुरू होना किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। बट ये निर्भर करेगा इन दोनों ही मुल्कों के रवैये के ऊपर। बस हैरानी की बात यह है कि इसमें इजराइल शामिल नहीं है, इजराइल का कोई रोल नहीं है, और इजराइल अगर शामिल होता तो शायद ईरान बात ही ना करता। हाँ, तो ये भी बात है। तो पहला अपडेट ये है। ठीक। दूसरा अपडेट यूक्रेन और रशिया वाला ये है। मैं थोड़ा सा और एक बारीक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। ओवल हाउस में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ कि नहीं 17% तो हम टैरिफ लेंगे आपसे, एक बात। दूसरी, अच्छा, इस बीच जो इजराइल है उसने कहा है कि नहीं, हम टैरिफ को जो है वो ज़ीरो कर देंगे, हटा लिया उसने। पर जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज रही वहाँ से निकलने के बाद, इजराइल की या नेतन्याहू की मुलाकात के बाद, बड़ा डल वो बॉडी लैंग्वेज थी। खैर, उस पर ना भी जाया जाए, पर जैसे जैसे ईरान से नज़दीकी अमेरिका की बढ़ेगी, ये तो तनाव बढ़ाएगा इजराइल का। नेतन्याहू के लिए तो ये तकलीफ वाली बात होगी। नहीं, इसमें बात ये है कि इस बात को समझना होगा कि जो मौजूदा ट्रंप सरकार है, हाँ, वो इजराइल की घोर समर्थक है। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ईरान के साथ बातचीत केवल इसलिए की जा रही है, जो अमेरिका का जो ग्रुप है जो सोचता है कि लड़ाई लड़ने से पहले बातचीत से मामला हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो ट्रंप का तरीका है बात करने का, कि पहले वो बंदूक दिखाते हैं जो उन्होंने दिखाई कि हम आप पे अटैक कर देंगे, और फिर एक मौका देते हैं कि बताइए आपकी बात करेंगे या फिर मैं गोली चलाऊं। तो ये वही मामला है। तो अभी इसमें इजराइल का साथ है। इजराइल बेसिकली अमेरिका का ही प्रॉक्सी है। इवन ये भी खबर आई थी 2 दिन पहले कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो इट विल नॉट बी ए फुल फ्लैज अमेरिकन अटैक, इट वुड बी ए इजराइल ड्रिवन अमेरिकन सपोर्टेड अटैक। यानी कि इजराइल के प्लेन पहले जाएंगे, अमेरिका के प्लेन बाद में जाएंगे, तब ये लड़ाई होगी। ओके। तो ये क्योंकि अमेरिका खुद भी नहीं चाहता कि वो धब्बा मेरे ऊपर लगे कि इराक के बाद ईरान पे भी हमला अमेरिका नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा अब हम रशिया और यूक्रेन की तरफ चलेंगे। रशिया यूक्रेन में युद्ध विराम की बातें होते होते, संघर्ष विराम की बातें होते होते ऐसा लग रहा है कि हमले फिर से तेज़ हो रहे हैं। इधर जो यूरोपीय संघ है वो लंबा चौड़ा अमाउंट जो है वो ज़ेलेंस्की को देने जा रहा है, वोलोदिमीर को। एक बात है जो अभी आई है, अमेरिकन मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कहीं कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की है रशिया के रवैये को लेके। ठीक। देखो, हर पत्ते, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था यू डोंट हैव कार्ड्स जेलेंस्की को, तो ये माना जा रहा था कि अमेरिका के पास शायद वो पत्ते हैं जिससे मामला सुलझ जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि अमेरिका के पत्ते भी जो हैं वो रूस ने देख लिए पहले। ठीक है, और जब आपके पत्ते कोई देख लेता है तो उसके बाद आपके लिए चाल चलना मुश्किल होता है। अब आप ये मामला ये समझिए कि रशिया वाला जो बातचीत शुरू हुई, वो उस बातचीत के बाद अब कतई नहीं लग रहा कि रशिया किसी तरह के दबाव में है। सही। एक बात। दूसरी बात, कहीं से अब ये नहीं लग रहा कि जो 4 हिस्से हैं, जो 4 प्रांत हैं जो रशिया के कब्जे में है यूक्रेन के, वो कहीं वापस यूक्रेन को मिलने वाले हैं। रशिया उन पर भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी दुनिया में टैरिफ का वार छेड़ा है ट्रंप ने, ये मेरा मानना है, ये मेरा एनालिसिस है कि ये ट्रंप ने छेड़ा ही इसी वजह से है कि एक तरफ वो रशिया यूक्रेन को दबाएं, यूरोप को भी दबाएं, ठीक है, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट को भी दबा के रखें। और टैरिफ का जो मसला है वो इकोनॉमिकली वो लाया ही इसलिए गया है कि ये दोनों लड़ाइयाँ मैं ख़त्म कर दूँ, और टैरिफ वैरिफ तो बाद में मैं निपट लूँगा। चाहे वो बायलैटरल एग्रीमेंट से निपट लेंगे या टैरिफ वापस भी ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये मामला, मतलब ये तरीका है टैरिफ वाला कि भाई आप वॉर जोन से कम हटें, जो जान माल का नुकसान हो रहा है उसके। हाँ। अब आप ये समझिए कि यूक्रेन रशिया युद्ध में उन्होंने चाइना को पहले कंटेन करा। हाँ। कि चाइना किस तरह ना कूदे इसमें, चाइना सपोर्ट ना करे रशिया का, क्योंकि ये खबर ये भी आई थी ना कि चाइनीज सोल्जर लड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, है ना? बीच में एक खबर तो चाइना को उधर लगा दिया। इधर यूरोप को
लगा दिया कि भैया आप भी अपना जो यूक्रेन की जो मदद कर रहे हैं $1 बिलियन, पहले आप अपना संभालो मेरे साथ, ठीक है। तो वहाँ इस फिर मेरे पास और रशिया पे भी प्रेशर होगा, ठीक है। तीसरी बात, इधर मिडिल ईस्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो मिडिल ईस्ट में ईरान पर नए सैंक्शन लगाए हैं, साथ ही जो पूरा रीजन है उसमें भी कुछ कुछ कंट्रीज़ पे सैंक्शन है, अमेरिका वो टैरिफ है अमेरिका का। तो सारे देशों पे दबाव बनाया जाए टैरिफ के ज़रिए, और फिर इन दोनों मसलों को, जो दो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं टुडे इन द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, के रशिया यूक्रेन युद्ध और ईरान और का परमाणु कार्यक्रम, इन दोनों को हल किया जाए। तो इट इज़ ए ब्रॉडर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। मोटे तौर पर जैसे आपने अभी जिक्र किया, चाइना का आपने जिक्र किया, बीच में दरअसल इस तरह की खबरें आई, एक तो जो जिसका आपने जिक्र कर दिया कि चीनी सैनिक लड़ते हुए मिले हैं, दूसरी खबर ये भी आई कि रशिया और चाइना की तरफ से सपोर्ट देने की कुछ बातें इस तरह की बीच में आई। अब ये माना जाए कि चाइना अपने टैरिफ में फंसा हुआ है अमेरिका को लेकर, यूरोपीय संघ के सामने भी चिंता ये है कि पहले वो अपनी इकॉनमी देख लें, युद्ध वगैरह तो सेकेंडरी हो गया। हाँ। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप ने युद्ध को सेकेंडरी कर दिया है, इकॉनमी को अभी नहीं, बेसिकली वो नैरेटिव है डोनाल्ड ट्रंप का, जो मैं मानता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को टैरिफ में उलझा रखा है, और उलझाने के साथ ही वो जो दोनों प्रश्न हैं, जो दो क्वेश्चन हैं उनके सामने, कि रशिया यूक्रेन युद्ध को ख़त्म किया जाए, और दूसरा ये जो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है और ईरान इजराइल का जो ये तनातनी है, इसको भी ख़त्म किया जाए। तो वो पहले टैरिफ के ज़रिए फिर पीछे से इन दोनों मसलों को हल करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक मुझे रशिया यूक्रेन युद्ध में सिर्फ एक पंगा लगता है कि रूस अभी उतना फ्लेक्सिबल नहीं दिख रहा जितना ट्रंप ने उम्मीद की थी। हाँ, रशिया का जो रवैया है वो अभी भी ये है कि हम अभी भी 6-8 महीने युद्ध को खींच सकते हैं। ठीक है, आप बातचीत करते रहिए, हम भी 6-8 महीने लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। लेकिन शुरुआत में जब अमेरिका आया तो मतलब बहुत कॉन्फिडेंट कि भाई मैं तो बात कर लूंगा और ये युद्ध रुक जाएगा, रशिया पे इसका असर नहीं आया। फिर आपने एक बात और भी बोली है कि भाई पत्ते उसने देख लिए, पत्ते आपने दिखाए भी। हाँ, कहीं ना कहीं कि ट्रंप जिस तरह जेलेंस्की के साथ व्यवहार किया, हाँ, वो कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं असर तो होना ही था। अब असर ये होना है कि रशिया ने उतना भाव अब अमेरिका को नहीं दे रहा, हाँ, जितने भाव की उम्मीद उन्होंने की थी। ये साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कल भी यूक्रेन में अटैक किया, रशिया की एक मिसाइल अटैक हुआ है, हाँ, जो बेसिकली सपोजिटली एक भारतीय गोदाम बताया जा रहा है जहाँ पे वेयर हाउस पर भी, हाँ, तो वो इंडियन वेयर हाउस था जहाँ पे अटैक हुआ है। तो जब आप पत्ते दिखाते हैं दूसरों को, जब गेम खेलते हैं तो पत्ते दिखाने नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा सबक है। लेकिन ये ट्रंप है, अनप्रिडिक्टेबल हैं, हाँ, दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इतना बड़ा अनप्रिडिक्टेबल नेता हो। तो अब ये कब क्या करेंगे, कल कौन सा पत्ता खोलेंगे, क्या पता 2 पत्ते किसी उधार ले लें, हाँ, गेम में, तो वो करें, तो ये मतलब से क्वाइट इंटरेस्टिंग जी। लेकिन पत्ते जो भी वो खोलें, हाँ, एक बात कही जाती है हमेशा अमेरिका के बारे में, और मैं जब भी चर्चा करता हूँ तो इसका जिक्र ज़रूर करता हूँ कि वो बातें भले ही कितनी भलाई की कर लें, कितनी शांति की कर लें, पर अमेरिका फर्स्ट की नीति कोई प्रेसिडेंट रहा हो वो कभी भूलता नहीं है। अमेरिकन हित सर्वोपरि उनके लिए रहता है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि भाई गाड़ी किससे जाके ट्रॉली से जुड़ेगी, ये अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत ही तय होगा। इसमें कहीं कोई संशय आपको लगता है? दुनिया में कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, सब अपने हितों के लिए काम करते हैं। और अमेरिकन सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात हो, उन्होंने भी अपनी जो आज मजबूत सिविलाइजेशन बनाई है वो कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे राज करके ही बनाई है। आज उनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत है तो वो कहीं ना कहीं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे, जो कॉलोनियल एरा था, उसमें पैसा कमाया उन्होंने, खुद तरक्की की। तो ये कहना कि अमेरिका हो या यूरोप हो वो दुनिया पे एहसान करेंगे, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। और ये इंसान की फितरत भी है कि हम एहसान नहीं करते, हम पहले सोचते हैं कि अब मेरा क्या फ़ायदा है। तो ये इंसान की फितरत है। तो अमेरिका दुनिया में युद्ध ख़त्म करना चाहता है तो उसकी अपनी मजबूरियां हैं। उसकी मजबूरी ये हो सकती है कि यूक्रेन में 250-300 बिलियन चले गए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ईरान में इसलिए युद्ध ख़त्म करना चाहता है क्योंकि पता है कि ईरान के पास अगर परमाणु बम आ गया
तो फिर पूरा मिडिल ईस्ट का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। हाँ, सऊदी अरब जो उनका सबसे जिगरी दोस्त है, जिगरी है, हाँ। इज़राइल जो उनका एक सपोर्टिंग कंट्री है, अलाई है, उसका क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से अभी आपकी भी नज़र इस बात पर टिकी होगी कि दरअसल ईरान को कैसे डील किया जाता है। रशिया यूक्रेन थोड़े समय के लिए मेरा लगता है प्रायोरिटी में नहीं है एक अभी। बात और किस्सा और बताता हूँ मैं Please, आपको। एक हाँ। पिक्चर है हॉलीवुड की, फ्यूरी। हाँ, उसमें जंग के हालात होते हैं तो जो हीरो होता है वो बात करता रहता है अपने का, तो वो हीरो थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि इतनी लाशें, इतनी बर्बादी देखता है लड़ाई में। तो उसने कहा, तो वो अपने कैप्टन से बात करता है, अपने सबॉर्डिनेट से बात करता है कि इस दुनिया में देखो लड़ाई क्या ज़रूरी है, कि अगर पीस हो तो कितना अच्छा हो। तो जो उसका सबॉर्डिनेट होता है कि पीस की बातें अच्छी हैं, लेकिन जो हमारी हिस्ट्री है वो हमेशा वायलेंस से भरी है। तो पूरे कालखंड को देखें, पिछले 1500-1600 साल या 2000 सालों का अगर आप इतिहास देखें तो मुश्किल से 40 या 50 साल ऐसे गुजरे होंगे किसी भी सदी के जब लड़ाई नहीं हुई हो। तो ये जो आपने वर्ल्ड का वॉर अपडेट आप लेके आए हैं, वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हिस्ट्री जो है वॉर से भरी हुई है। हिस्ट्री वॉर से भरी हुई है। हालांकि मुझे लग रहा था मार्के की बात वो कार्ड देखने वाली होगी, लेकिन मार्के की बात जो आखिरी सेंटेंस कहा गया, तकरीबन 1500 साल के इतिहास में 40-50 साल शांति से गुजरे हैं और बाकी सब में रक्त रंजना का जिक्र हो, तो आप उस भूख को समझ सकते हैं। बाकी अपने हथियारों के खेल तो चलते ही रहते हैं। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, इसी तरह आगे भी अपडेट के साथ आपके पास मिलने आते रहेंगे। नमस्कार।